दूसरे विशेष का एन एस बताया गया है जो 10th क्लास में पढ़ते हैं, और जिनका विषय है हिंदी। और ये देखा जाए चैप्टर आपका लास्ट चैप्टर बनता है हिंदी का चैप्टर लास्ट आपको बनता है 20वां चैप्टर बनता है, और चैप्टर नाम आपको बनता है उनको प्रणाम। तो उनको प्रणाम आपकी जो देखा जाए कविता है, बहुत ज़रूरी और बहुत आसान आपकी कविता है, जो आपके एग्ज़ाम में कई बार आ चुकी है। इस रिलेटेड भी आपके जो सवाल कई बार एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो ज़रूरी है कि आप इसको अच्छे से देखिए, समझे, करिए। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कवितांश के बारे में। मतलब क्या है कि आपको जो है कविता का कुछ हिस्सा आपको दिया जाता है और कहा जाता है इसकी प्रसंग सहित व्याख्या करें। तो यहाँ देखा जाए आपको करना क्या है, प्रसंग लिखना होता है और व्याख्या करनी होती है। प्रसंग में दो चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, स्पेशली कवि और कविता का नाम। तो देखा जाए जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको प्रसंग बताना चाहूँ, तो इस कविता का कोई भी काव्यांश आए तो प्रसंग आप लिखेंगे, यह कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से ली गई है, कविता का नाम उनका प्रणाम कविता है, और जिसके रचयिता कौन है, नागार्जुन। तो ये इतना आपको जो है प्रसंग में आपको लिखना है। अगर आप इतना भी लिख दोगे तो भी आपको 1 नंबर, ये 1.5 नंबर आपको मिलेगा मिलेगा। व्याख्या करोगे उसके अलग से नंबर मिलेंगे आपको। तो कुल मिला के देखा जाए 4 से 5 नंबर का सवाल आपका आता है कविता को लेके। तो प्रसंग मैंने आपको बता दिया कि प्रसंग आपको किस हिसाब से करना है। प्रसंग इस कविता का कहीं से भी कोई भी काव्यांश आए सेम ही रहेगा, लेकिन क्या है कि व्याख्या की होती है, बदल जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पर लिखी जो कविता है इसको पढ़ूंगा, इसके बाद में आपको जो इसकी व्याख्या आपको समझाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले करते हैं, हम पढ़ते हैं उनको प्रणाम। जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट, जिनको अभिमंत्रित तीर हुए, रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त नीर हुए, उनको प्रणाम। तो यहाँ देखा जाए हमने जो देखा जाए इतना हमने कवितांश पढ़ा। अब इसकी व्याख्या हमें अपने शब्दों में कैसे करनी है। प्रसंग में आपको मैं बता चुका हूँ, पर प्रसंग आपको करना है क्या है कि उसमें कवि और कविता का नाम आपको लिखना है। तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन अब व्याख्या है, व्याख्या में कह सकते हैं कि मैं सबसे पहले उन लोगों को प्रति अपना सम्मान या आदर प्रकट करता हूँ जिन्होंने अपने लक्ष्य उद्देश्य तक पहुँचने के लिए जी तोड़ मेहनत की, पर किसी कारणों से वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाए। इस संसार में हर आदमी को अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कुछ न कुछ तो कोशिश करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है। अपने लक्ष्य में कुछ लोगों को कामयाबी मिल जाती है जिन्हें पहचानते हैं और वे अपने उद्देश्य को पूरा कर ले भी लेते हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी ओर अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए मेहनत में कमी नहीं छोड़ते, तब भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाते हैं। इस संसार में लोग उनको सम्मान करते हैं जो सफल हो जाते हैं, पर मैं उन लोगों को भी यहाँ पर आदर सम्मान करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ जो अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उन चीज़ों को पाने के लिए कोशिश करी है, मेहनत करी है। कवि अब ऐसे वीरों के बारे में बता रहा है कि जो पूरी तैयारी के साथ युद्ध की भूमि में गए, उनके पास ऐसे तीर थे जिनके जिनका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। लेकिन जब युद्ध में लेकिन जब युद्ध हुआ तो वे किन्हीं कारणों से दुश्मन पर विजय प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाए। कहने का मतलब यह है कि वीर युद्ध भूमि में दुश्मन को हराने के लिए गए थे, पर किसी वजह से अपने काम को आसानी से सही अंजाम नहीं दे पाए। लड़ाई खत्म होने से पहले ही उनके तरकस, यानी कि जो तीर रखने की जगह होती है, तरकस खाली हो गए, तीर खाली हो गए उनके। और ऐसे में वीरों को मैं ऐसे वीरों को सम्मान करता हूँ कि इनके पास हथियार नहीं थे और हथियारों की कमी की वजह से वो युद्ध में मैदान में शहीद हुए। तो मैं ऐसे वीरों को सम्मान करता हूँ। जो युद्ध में जीत के आए उनको सम्मान तो है, लेकिन जो युद्ध में के मैदान में जो लड़ते हुए शहीद हुए, ऐसे वीरों को भी प्रणाम। तो यह आपको अपने शब्दों में कुछ हिसाब से अपनी व्याख्या करनी है। तो वो चलिए अगला काव्यांश लेते हैं हम। अगला काव्यांश हमारा क्या बनता है, जो छोटी से निया लेकर उतरे करने को उदती पार, मन ही मन में रह ही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। परसा आपको वही रहेगा, व्याख्या थोड़ी से बदल जाती है। कवि कहता है कि मैं उन लोगों के प्रति आदर और सम्मान प्रकट करता हूँ जिन्होंने छोटी सी नाव लेकर बड़े से सागरों पार करने का मकसद बना लिया था, उसे पार नहीं कर पाए, उसी में डूब गए। ऐसे लोगों में काम करने की इतनी हिम्मत थी, इतना जोश था कि उन्होंने लक्ष्य
प्राप्त करने के लिए निर्णय लिया, उद्देश्य पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, स्ट्रगल करते गए, उसे पूरा ना कर पाए क्योंकि वे उसी श्रम में अपने प्राण दिए गए। उनका लक्ष्य पूरा करने का भाव मन ही मन में रह गया और वे उस मेहनत के सफ़र में जो है शहीद हो गए, लीन हो गए। तो ऐसे लोगों को परिणाम कि छोटी सी नाव लेके चले हैं बड़ा समुद्र पार करने, लेकिन गलती कि नहीं कर सके बात अलग है, लेकिन उनकी कोशिशों को परिणाम। तो चलिए अगला कवच करते हैं। जो उस शिखर की ओर बढ़े, रह रहकर नव नव उत्साह भरे, पर कुछ ने ले ली है हिम समाधि, कुछ ऐसा फल ही नीचे उतरे, उनको परिणाम। तो यहाँ देखा जाए आपको करना क्या है, प्रसंग आपको वही रहेगा, व्याख्या थोड़ी से बदल जाती है। तो व्याख्या में आपको करना क्या है, कवि कहता है कि मैं उन लोगों को भी प्रणाम कर रहा हूँ जिनका इरादा बर्फ से ढके पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का था। उन्हें इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बार बार जो है यहाँ पे कोशिश करी, इसके बाद भी वे अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पाए। जब उन्होंने देखा कि इस बार हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए हैं, तो उन्होंने फिर कोशिश की, नया उत्साह लेकर, नया इरादा लेकर, मेरे लिए ऐसे लोगों में भी आदर करने का योग्य है। कि यहाँ पे हमारा देखा जाए इन बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने वाले लोगों को हम जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन जो इस सफ़र में जिन्होंने हिम समाधि ले ली, जो बर्फ़ में खो गए, तो ऐसे लोगों को परिणाम कि जिन्होंने कोशिश करी लेकिन उन कोशिशों में सफल नहीं हो सके, ऐसे वीरों को परिणाम। तो चलिए अगला काव्यांश करते हैं। कृत कृत्य नहीं हो पाए, पृथ्वी फांसी पर गए झूल, कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल, उनको परिणाम। दृढ़ व्रत और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्ति मता, पर निर्वधि बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको परिणाम। कवि कहता है कि मैं उन लोगों को भी प्रणाम कर रहा हूँ जिन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, पर स्वतंत्रता का सुख जो है उठा नहीं पाए। ऐसे त्यागी और बिना किसी स्वार्थ के देश पर मर मिटने वाले देशभक्तों को हमने बुला दिया। इस कवितांश में कवि हमारी इस कमी की ओर इशारा कर रहा है कि हम बहुत जल्दी ही अपने अच्छी बुरी बातों को भूल जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल गए हैं जिन्होंने अपने त्याग से इस देश को आज़ाद किया है। आज उन्हीं के कारण एक आज़ाद देश में हम सांस ले रहे हैं। हमें अच्छी बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, बुरी बातों को कभी याद नहीं करना चाहिए, केवल आगे बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से आप जो अपना पर्सन व्याख्या कर सकते हैं और लगभग आपको 4 से 5 नंबर का आपका ये सवाल आता है यहाँ पर कवितांश का पर्सन व्याख्या। तो चलिए अब जो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन आंसर क्या बनते हैं हमारे यहाँ पर, जो आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू से लेके अब तक के जितने भी मैंने यहाँ पे चैप्टर बताए हैं आपको उनको अच्छे से तैयारी करनी है। जब ये तैयारी अच्छे से हो जाए, इसके अलावा देखा जाए आप जो कि आपकी जो भी तैयारी बनती है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है आप उनको सॉल्व करिए, अपना जो भी एडिशन जो क्वेश्चन बनते हैं आप उनको भी करिए। लेकिन आपको करना है क्या, एग्जाम में छोड़ के कोई नहीं आना, आपको सारा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। आपको शुरुआत करनी है उन क्वेश्चन से जो आपको अच्छे से आती है, बाद में आप वो भी करने हैं जो भी आपको नहीं आते तो भी आपको बना के करना है। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ देखा जाए हमारे यहाँ पर पहला जो टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि उनको पढ़ना कविता शीर्षक है, जो टाइटल है, इसकी सार्थकता का क्या महत्व है। तो उनको पढ़ना कविता का शीर्षक सार्थक है। इसका महत्व है कि हमें ऐसे व्यक्तियों को भी यहाँ पे बहुत सम्मान देते हैं जिनका किया हुआ काम दिखाई देता है, पर जो अपने लक्ष्य को पूरा करने का बार बार प्रयास करते हैं उन्हें नहीं कर पाते। कवि कहना चाहता है कि इमारत को बनाने में जो ईंटें नींव के रूप में लगी है दिखाई नहीं देती, पर महत्वपूर्ण है। लोग कंगोरे को देखकर उनकी सराहना करते हैं जबकि नींव की ईंट की नहीं करते क्योंकि वो दिखाई नहीं देती। तो सिंपल सा इस कविता में जो बताया गया है उनको पढ़ना, हम ऐसे लोगों को प्रणाम करने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं जिन्होंने देखा जाए अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, दूसरों के लिए किया है, लेकिन दुनिया उनको भूल गई है, दुनिया उनको जानती नहीं है।
हम देखा जाए कई बार देखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे मकान होते हैं, घर होते हैं, महल होते हैं, फ्लैट होते हैं, कई सारे अच्छे अच्छे इमारतें होती है। हम उसको बाहर से देखते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं कि कितना अच्छा है, लेकिन वो किस चीज़ के ऊपर टिका हुआ है? वो टिका हुआ है ऐसी ईंटों के ऊपर जो जमीन दफन है, जो उसे एक तरह से गलते कि सपोर्ट दे रही है। जो मिट्टी में दफन हो जाती है ईंटें, वो हमारे यहाँ पर गलती क्या है, उस इमारत के लिए नींव की ईंटें। तो वो नींव की ईंटें हैं जो उस पूरी बिल्डिंग को एक सपोर्ट दे रही है, एक उसकी मजबूती दे रही है। लेकिन वो ईंटें जो है मिट्टी में दफन है, हम उन्हें देख नहीं सकते। तो हम ऐसी ईंटों को भी हमें तारीफ करनी चाहिए, हम ऐसी ईंटों को भी देखा जाए प्रशंसा करनी चाहिए जिसने इतनी बड़ी, इतनी सुंदर इमारत को उसने अपने सपोर्ट दिया हुआ है। लेकिन हम क्या करते हैं, कंगूरे की ईंटों को देखकर हम उसकी प्रशंसा करते हैं। कंगूरे का मतलब क्या है कि जो हमें अभी दिखाई दे रहा है, जो हमें सुंदर सुंदर, जो हमें कहते हैं कि जो घर मकान इमारतें नज़र आ रही है, बाहर से दिखाई दे रही है, वो होती कंगूरे। और जो हमें मिट्टी में जो है अपना नीचे सपोर्ट के लिए जो अपना दीवार खड़ी की जाती है ईंटों से, वो हमारी होती है नींव। नींव की ईंटें होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न 2 में आपसे कहा जाता है, उदयति पार करने से कवि का क्या आशय है? उदयति पार का आशय है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए संकल्प करना। जब तक व्यक्ति किसी कार्य को पूरा करने का संकल्प नहीं करता है, तब तक वह अपने कार्य में नहीं लगता। अतः उदिति पार से कवि महान उद्देश्य की ओर संकेत करना चाहता है कि हमें क्या अपने एक अपना हमें गलते बहुत बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लग जाना चाहिए। ये हमारा क्या है, उदिति पार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम तीन की। पश्चिम तीन में ऐसा कहा जाता है, जिनकी धुन का अंत कर दिया, जिनकी धुन का कर दिया अंत से कवि का क्या आशय है? इस देश में ऐसे देशभक्त हुए हैं जो अपने देश को आजाद देखना चाहते थे, इसके लिए अटूट मेहनत करना चाहते थे। वे दुनियादारी को भूल गए, केवल अपने देश के लिए अपने को समर्पित कर दिए। उनकी यह धुन अंग्रेज सरकार ने पूरी तरह से नहीं होने दी, क्योंकि उन्हें कारावास में डाल दिया। कवि ऐसे लोगों के प्रति भी आदर भाव प्रकट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न चार की। प्रश्न चार जो कि आपका जरूरी सवाल है। क्या सवाल बनता है, उनको पढ़ना कविता में किन्हें प्रणाम की करने की बात कही गई है? कि उनको पढ़ना कविता है, लेकिन किन्हें प्रणाम करे, किसे कहा गया है? उनको प्रणाम में कविता में उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा गया है जो ईमानदारी से प्रयत्न के बाद भी सफल नहीं हो पाए, कि जिन्होंने अपना देखा, अपने आप पे विश्वास रखा, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, लग गए कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन क्या है, किसी न किसी वजह से वो अपने लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच पाए, सफल नहीं हो पाए। लेकिन क्या है कि उन्होंने ईमानदारी से मेहनत करी, सफल नहीं हो पाए वो बात अलग है, लेकिन हम उनके प्रयासों को हम क्या कर रहे हैं, परिणाम करने की बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपने देखा जाए सफल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने देखा जाए क्या करा, हिम्मत रखी, आगे बढ़े, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोशिश करी। तो हम उसको करते हैं परिणाम, कोशिशों को हम करते हैं परिणाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है, समाज में अधिकतर किसे सम्मान दिया जाता है? समाज में अधिकतर ऐसे व्यक्तियों को सम्मान दिया जाता है जो अपने लक्ष्यों को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, लक्ष्यों में सफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जहाँ पे सम्मान दिया जाता है, जो कि यहाँ पर देखा जाए सही बात है। लेकिन जो व्यक्ति अपना देखा है लक्ष्य प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाते हैं, लक्ष्य प्राप्त करने में अपना देखा जाए पूरा जी तोड़ मेहनत लगा देते हैं, कुछ ना कुछ वैसे जो है नहीं हो पाते हैं, पीछे रह जाते हैं, हार जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सम्मानित किया जाना चाहिए जिन्होंने देखा जाए प्रयास किया है, अपने प्रयासों में कहीं कमी नहीं छोड़ी, अपनी ईमानदारी से उस चीज़ को लेके खूब जी तोड़ मेहनत करी है। तो ऐसे लोगों को भी प्रणाम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है, रिक्त नीर से कवि का क्या आशय है? रिक्त नीर से कवि का आशय खाली तर्क से है, अर्थात ऐसा वीर जिसके युद्ध में सब हथियार विफल हो गए हैं, ये बनता है रिक्त नीर। तो मतलब क्या यहाँ पर जैसे पहले टाइम में जो है जब लड़ाई होती थी राजा महाराजों के बीच में, तो क्या होते थे, कुछ होते थे तीरबाज, वो अपने तर्कस में रखते थे तीर, और निशाना उनका ऐसा होता कि सामने वाले व्यक्ति को भेदी जाए,
कि उनका जो है तीर खाली नहीं जाता था। कुछ ऐसे हमारे यहाँ पर जो है तीरबाज होते थे कि उनको तीर गया है तो निशाना वो जाके लगेगा लगेगा। लेकिन जब उनके पास वो तीर ही खत्म हो गए, जब उनके पास तीर ही खत्म हो गए, तो वो शत्रुओं पर अपना देखा जाए लड़ नहीं सके, और क्या हुए, हथियारों की कमी की वजह से क्या हुए, वो शहीद हुए। तो ऐसे वीरों को प्रणाम, ऐसी चीज़ों का यानी कि रिक्त नीति का मतलब क्या है कि इस चीज़ की कमी होना। रिक्त नीति का मतलब क्या हुआ यहाँ पे एक तरीके से जो साधन होते हैं साधनों की कमी होना। ये आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आ सकता है कि यहाँ पर ऋतु का मतलब क्या होता है। तो क्या होता है, साधन का अभाव या कोई ना कोई चीज़ उस चीज़ का अभाव, कमी होना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे कहा जाता है, छोटी नाव लेकर समुद्र पार करने की चाह से कवि का क्या कहना चाहता है। तो इसमें बहुत आसान बनता है हमारा पास, छोटी नाव से समुद्र पार करने की चाह से अभिप्राय है असफल लोगों की ओर संकेत करना। कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास होता है, जिन्हें लगता है कि वो छोटे से नाव लेकर समुद्र पार कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों की देखा जाए, उनके अंदर जो हिम्मत है, उनके अंदर जज्बा है, जो उनके अंदर साहस है कि वो एक छोटी सी नाव लेकर समुद्र पार कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रणाम करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में ऐसा कहा जाता है, मन की मन में ही रही का अर्थ क्या है। तो मन की मन में ही रही का अभिप्राय है कि चाहे हुई बात का पूरा ना हो पाना, सपनों का साकार ना हो पाना। मतलब कि हर व्यक्ति का क्या है, अपने लक्ष्य है। हर व्यक्ति का अपना लक्ष्य होता है कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे वो चीज़ चाहिए। उस चीज़ को पाने के लिए वो क्या करता है, मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, प्रयास करता है। लेकिन क्या होता है कि अपना उस चीज़ को वो प्राप्त नहीं कर पाता है, तो मन की मन में ही रह जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 9 की। प्रश्न 9 में ऐसा कहा जाता है, जो नहीं हो सके पूर्ण काम, मैं उनको करता हूँ प्रणाम। में किन लोगों को आदर दिया गया है। इस कविता इस काव्य पंक्ति में कवि ने उन लोगों को आदर दिया है जिन्होंने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम किया, पर कुछ कारणों से अपने लक्ष्य को पूरा कर नहीं पाए। कवि का मानना है कि केवल ऐसे व्यक्ति को आदर की आवश्यकता नहीं है जो अपने लक्ष्यों में सफल हो गए हैं, बल्कि ऐसे भी आदर की योग्य है जिन्होंने अपने लक्ष्यों को और बढ़ने के लिए अत्यंत परिश्रम किया और पर सफल नहीं हो पाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। प्रश्न 10 में ऐसे कहा जाता है, कवि तीर तर्कस के माध्यम से क्या कहना चाहता है। कवि का उद्देश्य तीर तर्कस की बात करने का यह नहीं है कि वह प्राचीन काल से युद्ध में प्रयुक्त होने वाले हथियारों से पाठकों को परिचित कराना चाहता है। वह बताना चाहता है कि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। साधनहीन साधनहीन केवल किसी चीज की कमी होने पर कर्मशील लोग असफल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कवि उनके प्रति भी हमारे मन में आदर भाव प्रकट करना चाहता है। तो शील आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 11 की। प्रश्न 11 से कहा जाता है, बहादुर और साहसी लोगों के प्रति कवि के मन में आदर भाव क्यों है। कवि के मन में बहादुर और साहसी लोगों के प्रति आदर भाव है। कुछ लोगों ने बहुत सीमित साधनों से अपने लक्ष्य को पूरा करने का अथक प्रयास किया है, बहुत कोशिश करी है, लेकिन अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए। वे तो परिश्रम करते करते अपना जीवन को खपा बैठे। ऐसे व्यक्तियों को कवि साहसी बताता है और उनके प्रति आदर भाव प्रकट करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 12 की। इस 12वें क्वेश्चन में आपसे कहा जाता है, उनको पढ़ना कविता में कवि ने किन्हें उत्साही कहा है। कवि ऐसे व्यक्तियों का उनको पढ़ना में वर्णन करता है जो बहुत उत्साह के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, बार बार अपने लक्ष्य में सफलता मिलने के बाद भी प्रयास करते रहे, अंत में हर थक के हार थक कर लौट आए, इतिहास में वे गुमनाम हो गए। कवि की दृष्टि में ऐसे लोग भी उत्साह के योग्य है। तो यह देखा जाए, मैंने आपको देखा जाए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक जितने भी जरूरी सवाल थे, जितनी भी यहाँ पे जरूरी पोएम थी, जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन थे, मैंने आपको कराने की कोशिश करी है। तो करना क्या है कि आपको अपने एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी के लिए शुरू से लेके लेके अब तक के जितने भी मैंने आपको चैप्टर बताए हैं उन सब की आपको अच्छे से तैयारी करनी है। एक बार में
होता क्या है कि पढ़ने पर तैयारी नहीं होती है। पढ़ाई ऐसी चीज़ है कि अगर अगर आप उसको सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ दोगे, वो अच्छे से नहीं होगी। जब तक आप उसके जो भी आपका नया टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है आपका, उसे जब तक आप उसे 2 बार 3 बार या से ज़्यादा बार नहीं करते हैं, तब तक वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ देखा जाए, जितनी भी हमारे यहाँ पर वीडियो है पढ़ाई को लेके, आप उसे एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो। जितना ज़्यादा आप देखोगे, हर बार आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हर बार आपको जो मेमोरी में आपको अच्छे से याद रहेगा। तो यहाँ आपको ज़रूरत है बार बार प्रैक्टिस करने की, कि आप बार बार उनकी प्रैक्टिस करें, सेल्फ टेस्ट ले, कि यहाँ पे देखा जाए कि मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है। तो आपको जैसे देखा जाए, मैंने आपको बताया तो शुरू से लेकर अब तक कि आपको सारी वीडियो अच्छे से करनी है। अब हमारा देखा जाए चैप्टर जो 20 है, 20 के साथ साथ आपका देखा जाए हमारा हिंदी का जो टॉपिक है, जो चैप्टर वाला बनता है हमारा पर ख़त्म हो चुका है। बाकी आप ग्रामर तैयारी कर सकते हैं, ग्रामर को लेकर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं।